हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑरेकल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल पेपर 4 का सॉल्यूशन। जिसने अभी तक पेपर डाउनलोड नहीं किया है वो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर पेपर को डाउनलोड कर सकता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का था कि निम्न में से किस मोटर का बलाघूर्ण उच्चतम होगा, यानी सबसे अधिक बलाघूर्ण किस मोटर का होगा। तो उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चूज करेंगे ऑप्शन नंबर बी, मतलब कौन सा मोटर, यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर का जो टार्क है वो अधिक होता है, इसकी गति भी अधिक होती है। इसके बाद में अगर मान लीजिए जो ऑप्शन है उसमें आपका यूनिवर्सल मोटर के स्थान पे हिस्टेरिसिस मोटर देता, तब हम लोग का राइट आंसर हो जाता कैपेसिटर। कैपेसिटर स्टार्ट जो मोटर होता है, यानी कैपेसिटर मोटर है, यूनिवर्सल मोटर के बाद कैपेसिटर मोटर का बलाघूर्ण भी अधिक होता है। ठीक, लेकिन अगर यूनिवर्सल मोटर है तो पहले हम लोग यूनिवर्सल मोटर को ही प्रिफर करेंगे। तो पहले का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिया गया है सिंगल फेज का आरंभिक बलाघूर्ण क्या होता है। इस क्वेश्चन में काफी लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है। देखिए यहाँ पे जो पूछा है वो पूछा गया है कि सिंगल फेज का मोटर है, यहाँ पे नाम नहीं लिखा है कि सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर है या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। ठीक है, तो जब सिंगल फेज मोटर की बात कर रहा है तो हम लोग को मालूम है कि सिंगल फेज सप्लाई से जो भी मोटर चलेगा वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा, उसको सेल्फ स्टार्ट बनाना पड़ेगा। मतलब इसके पास बलाघूर्ण नहीं होता है, यानी शून्य होता है। तो जब सिंगल फेज मोटर के बलाघूर्ण की बात की जा रही है तो उसका बलाघूर्ण जो हो जाएगा, ठीक, आरंभिक बलाघूर्ण, तो इसका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक, लेकिन अभी इसी में क्वेश्चन लिखता कि सिंगल फेज शेडेड पोल मोटर का बलाघूर्ण क्या होता है, तो वो न्यूनतम होगा, कम होगा। ठीक, सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट का क्या होगा, तो अधिक होगा। ठीक, लेकिन यहाँ कोई मोटर का नाम नहीं लिखा है, केवल सिंगल फेज मोटर बोला है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि बलाघूर्ण कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर में बोला है यूनिवर्सल मोटर को प्रचालित किया जाता है, यानी किस सप्लाई में यूनिवर्सल मोटर को चलाया जाएगा। तो यूनिवर्सल उसका नाम ही है, कहते हैं ऐसा मोटर जिसको एसी दो तब भी चले और डीसी दो तब भी चले, वही मोटर हम लोग का कहलाता है यूनिवर्सल मोटर। मतलब इसको एसी देंगे तब भी प्रचालित होगा, डीसी देंगे तब भी प्रचालित होगा। ठीक, ये हो जाएगा हम लोग का एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर यूनिवर्सल मोटर को प्रचालित किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है सिंगल फेज सप्लाई से उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स कैसा होता है। प्रत्यावर्ती, घूर्णी की दोनों प्रकार का हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भी सिंगल फेज सप्लाई है, ठीक, सिंगल फेज सप्लाई से हमेशा आप या तो कह सकते हैं पल्सेटिंग, मतलब स्पंदित, ठीक, या फिर प्रत्यावर्ती, अल्टरनेटिंग। सिंगल फेज सप्लाई से पल्सेटिंग या फिर अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, उत्पन्न होती है। इसी के कारण से जितने भी सिंगल फेज मोटर होंगे उसका बलाघूर्ण क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक, लेकिन इसके अलावा जितने भी पॉलीफेज सिस्टम हैं, यानी 2 फेज 3 फेज पॉलीफेज सिस्टम से हम लोगों का उत्पन्न होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर उत्पन्न होगा तो मोटर भी सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का सिंगल फेज से स्पंदित या प्रत्यावर्ती, जबकि पॉलीफेज यानी 2 फेज 3 फेज से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी सिंगल फेज से उत्पन्न होगा प्रत्यावर्ती मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें पूछा गया है कि शेडेड पोल मोटर की दक्षता कितनी होती है, इफिशियंसी कितनी होती है। तो जो शेडेड पोल मोटर है,
ठीक, ये एक प्रकार का सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, इंडक्शन की विधि में आता है। तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं बच्चों के खिलौनों में, मतलब कि टॉयज में कर दिया जाएगा, क्योंकि इसकी जो दक्षता होती है वो 5 से 35% के बीच में होती है, यानी कि दक्षता इसकी बहुत ज्यादा नहीं है, कम होती है। और जो इसका बलागुण है, ठीक, सॉलिड पोल मोटर का जो बलागुण है ये भी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो इसीलिए बच्चों के खिलौनों में इसका प्रयोग किया जाएगा। इसकी दक्षता भी 5 से 35% तक ही होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया है अब केंद्रीय स्विच मतलब सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होती है वो किस प्रकार से प्रचालित होती है, मतलब हैंड ऑपरेटेड है, यानी उसको हम जाके प्रचालित करेंगे, या फिर वो ऑटोमेटिक स्टार्ट प्रचालित हो जाती है। ठीक, तो जो हमारी सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो तो ऑटोमेटिक तो स्टार्ट होगी, यानी खुद से ही प्रचालित होगी, ऑटोमेटिक ही ऑपरेट होगी, लेकिन उसमें जो एक फोर्स है वो कैसा होता है, मैकेनिकल, यानी यांत्रिक बल लगाते हैं, यांत्रिक विधि द्वारा वो हम लोग की ओपन होती है। ठीक, फिर पूछ लेता है जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो किस स्थान पे लगती है, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगी होती किस पर, शाफ्ट पे, क्योंकि जो शाफ्ट है वहीं से हमको मैकेनिकल पावर मिलेगी उस स्विच को ऑपरेट कराने के लिए। ठीक, फिर यहीं से क्वेश्चन, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन कब होती है, तो पूर्ण गति की लगभग 75% की जब गति प्राप्त होगी तो हम लोग की जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो ओपन हो जाएगी। ठीक, तो ऑटोमेटिक होती है और यांत्रिक से स्टार्ट होती है, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 6 का सी नंबर। ठीक है, फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर, किस मोटर का आरंभिक शक्ति गुणक उच्च होता है। अब शक्ति गुणक की बात कर दी जा रही है, तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि अगर कैपेसिटर लगा होगा तो शक्ति गुणक ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। ठीक, और स्टार्टिंग टाइम में बात की गई है, तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला है सॉलिड पोल, नहीं होगा, प्रतिरोध विभक्त कला हो सकता था, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर वाला भी ऑप्शन हम लोग को दिख रहा है, तो जो सी नंबर ऑप्शन है, मतलब कि कैपेसिटर स्टार्ट, जो संधारित्र स्टार्ट मोटर है, तो कैपेसिटर लगा है, पावर फैक्टर क्या होगा, ऑटोमेटिक इंप्रूव कर जाएगा। तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का स्टार्टिंग जो पावर फैक्टर है वो क्या होगा, अधिक हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, इसमें पूछा गया है 3 फेज इंडक्शन मोटर के गति नियंत्रण की विधियां हैं। जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसमें कितने प्रकार से आप गति को नियंत्रित करोगे। तो जो इंडक्शन मोटर में गति नियंत्रण की विधियां हैं, सबसे पहली विधि होती है कि सप्लाई वोल्टेज को कंट्रोल करके, यानी वोल्टेज नियंत्रण विधि। ठीक, फिर उसी में दूसरी विधि आती है आपकी आवृत्ति को नियंत्रित करके, यानी आवृत्ति के द्वारा, आवृत्ति नियंत्रण विधि, फ्रीक्वेंसी के द्वारा। फिर तीसरी आती है पोलों की संख्या के द्वारा, यानी कि नंबर ऑफ पोल हैं, पोलों की संख्या को चेंज कर देंगे तब भी हम लोग की मोटर गति क्या होगी, चेंज हो जाएगी। फिर जो चौथी विधि होती है वो होती है कास्केड कनेक्शन, मतलब कि सोपानी विधि के द्वारा होती है। और फिर पांचवी विधि होती है रोटर विद्युत वाहक बल, यानी रोटर ईएमएफ इंजेक्टेड मेथड, अंतः क्षेपित विधि। ये सारी विधियां हम लोग जब 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो ये हम लोग की 5 प्रकार की विधियां होती हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। ठीक, तो इनमें से चेक कर लेते हैं कौन कौन सा दिया गया है ऑप्शन में। तो इसमें हम लोग को वोल्टेज नियंत्रण विधि ठीक है, वैलिड है। फिर दे रहा है ध्रुवों की संख्या से, तो पोल या ध्रुव की संख्या से भी चेंज कर सकते हैं। फिर दिया गया है सोपानी विधि, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं कास्केड कनेक्शन, तो इसके द्वारा भी हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। यानी जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी विधियां 3 फेज इंडक्शन मोटर के गति नियंत्रण की ही विधियां हैं। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में आरंभिक कुंडलन का प्रतिघात होता है, यानी उसका जो रिएक्टेंस है वो क्या होगा। ठीक, चलिए देखिए इसको थोड़ा सा बना के समझेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 है ये। देखिए हम लोग का जो इंडक्शन मोटर है उसको सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। तो ये हम लोग के पास एक कुंडली होती कैसी, सहा, ये हम लोग की हो जाएगी मुख्य वाइंडिंग यानी मेन वाइंडिंग। ठीक, ये बीच में रोटर होगा, ये देखिए, और यहां पर हम लोग लगाएंगे ऑक्सिलरी वाइंडिंग या फिर इसको बोला जा सकता है स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये हम लोग की हो जाएगी कौन सी वाइंडिंग, स्टार्टिंग, आरंभिक कुंडली। ठीक, और ये हम लोग की लगी हुई है क्या, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, अपकेंद्री स्विच। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जितना जिस हिसाब से बनाया गया है उसकी बहुत सारी मीनिंग है। मतलब क्या हुआ इस बात का, यानी कि देखिए यहाँ पे दिख रहा है नंबर ऑफ टर्न क्या है, ज्यादा है, यहाँ दिख रहा है नंबर ऑफ टर्न क्या है, कम है। तो बस ऐसे ही याद रखना है कि जो मेन बाइंडिंग होगी या फिर जिसको रनिंग बाइंडिंग भी कहा जाता है, इसमें वर्तों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। और जो मेन बाइंडिंग है इसमें प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, जबकि प्रतिघात या रिएक्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक, फिर जो ये स्टार्टिंग बाइंडिंग है, स्टार्टिंग बाइंडिंग में रेजिस्टेंस क्या रखते हैं, ज्यादा रखते हैं, जिसकी वजह से रिएक्टेंस यहाँ पे क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। अब ऐसा क्यों करते हैं, रेजिस्टेंस कम रिएक्टेंस ज्यादा, ये हम लोग जब सिंगल फेज मोटर पढ़ेंगे उसके अंतर्गत हम लोग उसमें अध्ययन कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो आरंभिक कुंडलन है, मतलब कि जो स्टार्टिंग बाइंडिंग है, इसमें प्रतिघात क्या है, तो इसकी तुलना में पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है क्या है, डिक्रीज है, मतलब कि इसकी वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। तो 9 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये मोटर का कुछ कंस्ट्रक्शन है, फिगर है, इसको याद रखिएगा। ये मेन बाइंडिंग हो गई, ये ऑक्सिलरी बाइंडिंग हो गई, ये हम लोग की स्विच लगी हुई है अपकेंद्री स्विच, जो लगी होती है कहां पर, शाफ्ट पर, और कनेक्ट किसके साथ होती है, तो यहीं से देख लीजिए, स्टार्टिंग बाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम में स्विच को जोड़ा गया है। ठीक, काफी क्वेश्चन बन जाते हैं, सारे अभी शायद यहाँ पर कवर हो जाएंगे आपके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में मुख्य बाइंडिंग में वर्तों की संख्या। देखिए क्वेश्चन आ गया वहीं से, ये हम लोग की क्या है, मेन बाइंडिंग है। तो देखिए जब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है तो उसका मतलब होता है तुलनात्मक पूछने से। ये मेन बाइंडिंग में पूछ रहा है तो किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, जो स्टार्टिंग बाइंडिंग है या फिर जो आरंभिक या सहायक कुंडलन है उसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इसमें वर्तों की संख्या क्या है, मेन बाइंडिंग में ज्यादा है, जबकि सहायक बाइंडिंग वर्तों की संख्या क्या है, कम है। तो जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेन बाइंडिंग में वर्तों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाने वाला है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस स्थान पर सबसे कम क्षमता की मोटर की आवश्यकता होती है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन यूपी पीसीएल में काफी पूछे जाते हैं। यूपी एडमिनल का एग्जाम हो, यूपी पीसीएल का एग्जाम हो, तो मोटर कौन सी मोटर कहाँ प्रयोग में लाई जाएगी ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पूछा गया है 11 नंबर में, किस स्थान पर, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको चूज करना है कहां पर सबसे कम क्षमता की मोटर लगेगी। तो विद्युत घड़ी, ऑप्शन नंबर जो भी है इलेक्ट्रिक क्लॉक, जो विद्युत घड़ियां होती हैं इसमें सबसे कम क्षमता की यानी बहुत ही छोटे आकार की मोटरें लगी होती हैं, तो उसकी क्षमता भी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 पर मुख्य बाइंडिंग व सहायक बाइंडिंग एक दूसरे से संयोजित होती हैं। तो देखिए अभी हम लोगों ने बनाया था, ये हम लोग की क्या थी, मेन बाइंडिंग। ठीक, यहाँ पे रोटर, और ये हम लोग की थी ऑक्सिलरी बाइंडिंग, जिसके साथ में लगाए थे हम लोग क्या, अपकेंद्रित स्विच, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। मेन बाइंडिंग, ऑक्सिलरी बाइंडिंग, और ये हो गई हम लोग की स्विच। ठीक, नाम लिख लेते हैं, ये हम लोग की हो गई सहायक बाइंडिंग, W/D। ये हम लोग की हो जाएगी कैसी, मुख्य बाइंडिंग यानी मेन बाइंडिंग, और ये S क्या है, अपकेंद्री स्विच, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ठीक, ये तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो दोनों बाइंडिंग है एक दूसरे से किस प्रकार जुड़ी हुई हैं।
तो देख लीजिए किस प्रकार जुड़ी हुई है, तो चीटिंग कर सकते हैं हम लोग अगर सर्किट ध्यान में है तो साफ साफ दिख रहा है दोनों किसमें कनेक्ट है, एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट हैं। ठीक, तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, दोनों वाइंडिंग एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट होती हैं। ठीक, फिर यहां से ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों वाइंडिंगों के बीच जो विद्युत कोण बनता है, इलेक्ट्रिकल कोण बनता है, ये इन दोनों के बीच कितने डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत कोण है, ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग रखते हैं। ठीक, तभी आपका सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा जा रहा है किस वाइंडिंग के साथ अपकेंद्री स्विच का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो देखिए बेसिकली कंस्ट्रक्शन अगर आपको याद है कैसे मोटर की डिजाइन हुई है, कहाँ कम वाइंडिंग कहाँ ज्यादा वाइंडिंग, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक, अब देखिए पूछ लिया गया है कि जो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है किस वाइंडिंग के साथ कनेक्ट की गई है। अब सहायक वाइंडिंग के साथ है कि मेन वाइंडिंग के साथ है, तो साफ साफ दिख रहा है कि जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है ये हम लोग की ऑक्सिलरी वाइंडिंग, सहायक वाइंडिंग या फिर जिसको हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहते हैं, उसी के साथ ये जोड़ी गई है। ठीक, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा सहायक वाइंडिंग के साथ, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। तो इसमें पूछा गया है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में विभक्त कला का प्रयोग करते हैं, यानी जो हम लोग एक कला को बांटते हैं वो किस कार्ड से बांटते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि दो वाइंडिंगे हैं, कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, कैसा कोण है, इलेक्ट्रिकल कोण है, और मैंने बोला था कि यही जो दोनों वाइंडिंगे हैं एक फेज को दो फेज में कन्वर्ट करती हैं, जिसकी वजह से जो मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट होता है। मतलब कि जो ये हम लोग वाइंडिंग यूज कर रहे हैं मोटर को सेल्फ स्टार्ट करने के लिए, मोटर को सेल्फ स्टार्ट करने के लिए मोटर में एक वाइंडिंग को दो फेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो दो वाइंडिंग हम लोग लगाएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 था, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मोटर को स्वप्रवृत्त मतलब सेल्फ स्टार्ट करने के लिए ही दोनों वाइंडिंग एक दूसरे के साथ पैरेलल में कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर स्थापित की जाती हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है कि जो सहायक वाइंडिंग है या फिर जो मेन वाइंडिंग है कहां पर की जाती है, स्टेटर पर कि रोटर पर। तो भाई ये हम लोग का बीच वाला क्या है, रोटर है, इस पे कोई वाइंडिंग हम लोगों ने की है नहीं ना, वाइंडिंग कहाँ पे है, ये इधर इधर है, वो कौन सा भाग होगा, स्टेटर का भाग होगा। अगर वो घूमने वाला भाग नहीं है तो सीधी सी बात है वो क्या होगा, स्टेटर का पार्ट हो जाएगा। तो ये जो मेन वाइंडिंग या फिर सहायक वाइंडिंग है ये दोनों ही वाइंडिंग स्टेटर पर की जाती हैं। ठीक, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। जी, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है घरेलू पंखों में प्रयुक्त मोटरें होती हैं। काफी भारी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, सीलिंग फैन जो होता है, घरेलू छत के जो पंखे होते हैं, इनमें कौन सा मोटर होता है। तो जल्दबाजी में कभी कभी गलती कर देते हैं, तो जब भी पंखों में पूछा जाए, ठीक, तो पंखे में लगा होता है परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट, परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर लगाई जाती है, यानी स्थायी संधारित्र मोटरें प्रयोग में लाई जाती हैं पंखे में। ठीक, इसका भी बलागुण क्या होता है, अच्छा होता है, और कैपेसिटर लगा है जिसकी वजह से शक्ति गुणक भी क्या होगा इसका अच्छा होगा। स्टार्टिंग से लेकर रनिंग कंडीशन तक जो शक्ति गुणक होता है वो चेंज नहीं होता है, वही मेंटेन रहता है। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में आरंभिक बलागुण किस पर निर्भर करता है। ठीक, तो जो टार्क है, इस टार्क का हम लोग फॉर्मूला ही देख लेते हैं। एक हम लोगों ने टार्क पढ़ा डीसी मशीन के लिए, जिसका फॉर्मूला था T = K∅A। डीसी मशीन जिसने नहीं पढ़ा है वो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकता है, सारी वीडियो वहां पर अवेलेबल है। T = K∅A, ये हम लोग का टार्क का इक्वेशन है डीसी मोटर के लिए। ठीक, फिर T = K I1
I2 साइन अल्फा, के I1 I2 साइन अल्फा। ये जो टॉर्क का फार्मूला है ये हम लोग के सिंगल फेज मोटर के लिए, जो सिंगल फेज का मोटर है उसमें बलागुण का ये फार्मूला होता है। ठीक, I1 क्या है, मेन वाइंडिंग में बहने वाली धारा, I2 क्या है, सहायक वाइंडिंग में बहने वाली धारा, अल्फा क्या है, इन्हीं दोनों धाराओं के बीच बनने वाला विद्युत कोण। ठीक, ये हो गया हम लोग का। तो 16 नंबर में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए साइन अल्फा दिया गया है तो ए। ठीक है, और फाई नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, अल्फा है यहाँ पे। ठीक है, फाई फेज एंगल होता है उसको नहीं दिया जाएगा, अल्फा होगा। अल्फा क्या है, दोनों धाराओं के बीच बनने वाला कोण होता है। ठीक, जो पीसीएम में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। इसमें पूछा गया है सहायक तथा मुख्य वाइंडिंग की दिशा परस्पर इंटरचेंज यानी बदल दी जाए तो मोटर के घूमने की दिशा क्या होगी। अब देखिए सेम उसी चीज पे आ गया। अब जैसे ही वाइंडिंग की दिशा बदलेंगे उसमें बहने वाली धारा दिशा भी क्या होगी, बदल जाएगी। हम लोगों ने पढ़ा कि I1 क्या है, मेन वाइंडिंग में बहने वाली धारा, I2 क्या है, सहायक वाइंडिंग में बहने वाली धारा। तो अगर ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, दोनों निगेटिव होते हैं, दोनों किसमें है, मल्टीपल में है, गुणे में है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अभी भी तो टॉर्क पॉजिटिव है और जब बाइंडिंग बदले तब भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो घूमने की दिशा बदली नहीं बदली, यानी जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, समान रहेगी। ठीक, ये मोटर घूमने की दिशा वाला जो है डीसी मोटर में आप पढ़ेंगे तो वहां से भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि कब मोटर उल्टा घूमेगा कब नहीं घूमेगा। अगर जो मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों को एक साथ चेंज किया गया तो मोटर जैसे पहले चल रही थी वैसे ही अभी चलेगी। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक की दिशा हम लोगों ने बदली तो मोटर घूमने की दिशा क्या होगी, बदल जाने वाली है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18, शेडेड ध्रुव मोटर में शेड रिंग का क्या कार्य है। शेडेड पोल मोटर में जो रिंग का काम है वही काम है जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में एक्स्ट्रा वाइंडिंग यानी सहायक वाइंडिंग लगाने से होता है। क्या होता है, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा। अभी जो घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा इसी की वजह से जो सिंगल फेज मोटर है वो सिंगल फेज सप्लाई पर भी क्या होगा, खुद से ही यानी सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना होता है शेड रिंग का कार्य। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर का लाभ क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है उसका खेल है। बोला गया है कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन, यानी स्टार्टिंग में भी कैपेसिटर लगा हुआ है और रनिंग में भी क्या है, कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक, तो जब स्टार्टिंग में लगा है तो बलागुण भी अच्छा होगा और शक्ति गुणक भी अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पे रनिंग जब मशीन चल रही है उस कंडीशन में भी कैपेसिटर क्या है, लगा हुआ है, कनेक्ट है। तो इस वजह से जो देखिए इस मोटर की विशेषता ये हो जाएगी कि इसका आरंभिक यानी रनिंग तथा स्टार्टिंग तथा रनिंग दोनों ही कंडीशन में जो शक्ति गुणक है ये क्या रहेगा, उच्च रहने वाला है। ठीक, जो कैपेसिटर रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कंडीशन में लगा है इसकी वजह से जो पावर फैक्टर है वो हमेशा हाई ही मिलेगा। ठीक, और टार्क तो कैपेसिटर लगा है, टार्क तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। इस वजह से क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों, यानी हम लोग को स्टार्टिंग टार्क भी अच्छा मिलेगा और पावर फैक्टर भी अच्छा मिलने वाला है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। इसमें पूछा है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की किस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हाई होता है। ठीक, तो वही डायग्राम याद है, तुरंत सॉल्व कर लेंगे। चलिए बना लेते हैं जल्दी से। ये हम लोग की क्या थी, मेन वाइंडिंग यानी मुख्य वाइंडिंग, ये
सेंट्रीफ्यूगल स्विच, रोटर, और ये हम लोग की हो गई क्या, सहायक बाइंडिंग यानी ऑक्सिलरी बाइंडिंग। तो हम लोगों ने पढ़ा था इसमें रेजिस्टेंस क्या रखना है, कम, रिएक्टेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा। जबकि जो सहायक बाइंडिंग है इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा, रिएक्टेंस क्या होगा, कम। ठीक, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो किस बाइंडिंग का रेजिस्टेंस हाई होता है पूछा है, तो किसका रेजिस्टेंस हाई है, सहायक बाइंडिंग का या फिर स्टार्टिंग बाइंडिंग का। तो जो 20 नंबर है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक, चलिए, और बाइंडिंग में टर्न की संख्या भी याद रखिएगा, कहाँ कम कहाँ पर ज्यादा। तो दिख रहा है कि जो मुख्य बाइंडिंग है इसमें वर्तों की संख्या क्या है, ज्यादा है, जबकि सहायक बाइंडिंग वर्तों की संख्या कम है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, शांत प्रचालन के लिए किस मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जहां पे आपको ध्वनि बहुत ही कम चाहिए, बिल्कुल ना के बराबर चाहिए, तो वहां पे सबसे पहले हम लोग प्रिफर करेंगे हिस्टैरिसीस मोटर को। ठीक, जो शैथिल्य मोटरें हैं, हिस्टैरिसीस मोटर है, इसमें आवाज बिल्कुल भी ना के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि इस मोटर की विशेषता है कि इसके रोटर पर कोई बाइंडिंग नहीं होती, रोटर पर कोई भी बाइंडिंग नहीं होती है, इस वजह से इसमें आवाज भी क्या होती है, नहीं होगी। फिर क्वेश्चन पूछ लेता है कि हिस्टैरिसीस मोटर एक्चुअल में मोटर कैसा है, यानी ये इंडक्शन मोटर है कि तुल्यकाली मोटर है। तो याद रखिएगा कि हिस्टैरिसीस मोटर एक प्रकार का तुल्यकाली मोटर है, यानी चलेगा तो एक स्थिर गति पर चलेगा, अदरवाइज ये चलने वाला नहीं है। ठीक, तो हिस्टैरिसीस मोटर के बारे में ये इतने पॉइंट याद रखिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। इसमें पूछा गया है सिंगल फेज मोटर के घूमने की दिशा विपरीत की जा सकती है। ठीक, तो वही जो हम लोगों ने पढ़ा, टार्क अगर उल्टा होगा तो उसके घूमने की दिशा क्या होगी, बदल जाएगी। और टार्क का सिंगल फेज में फार्मूला था KI1I2 sin अल्फा। या तो I1 की वैल्यू माइनस कर दी जाए या फिर I2 की वैल्यू माइनस कर दी जाए। ठीक, यानी इसकी जो पहला मेथड होगा ये होगा सहायक बाइंडिंग की दिशा बदलकर, सहायक बाइंडिंग की दिशा या फिर लिखिए ध्रुवता बदलकर। और दूसरा जो मेथड है ये हम लोग कह सकते हैं कि जो मुख्य बाइंडिंग है, मेन बाइंडिंग की ध्रुवता को बदलकर। लेकिन ध्यान रखना है दोनों में से किसी एक की ही बदली जाएगी, दोनों की दिशा हमको बदलनी नहीं है। अगर दोनों को एक साथ अप्लाई कर दिया गया तो मोटर के घूमने की दिशा बदलेगी नहीं। ठीक, चलिए आगे तो 22 में ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, दोनों। ठीक, चलिए 23 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जा रहा है मोटर की गति कम होने का क्या कारण है। तो ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। पहला दिया है बेयरिंग का खराब होना। तो घरों में भी देखते हैं कि जब पंखा धीमे चलने लगता है तो बोलते हैं कि बेयरिंग खराब हो गई होगी, तो एक रीजन तो ये भी हो सकता है। या फिर अगर बेयरिंग खराब नहीं होती है तो क्या होता है कि जो कैपेसिटर है वो पुराना हो जाता है, इससे कैपेसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। यानी कैपेसिटर खराब हुआ तब भी पंखा धीमा चलेगा। क्यों? क्योंकि टार्क क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, या फिर अगर जो बाइंडिंग है वो हीट हो जा रही है, यानी बाइंडिंग जल जा रही है, तब भी मोटर की स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो 23 है इसमें हम लोग मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर सी, दोनों। यानी बियरिंग खराब हो गई तब भी पंखा धीमा चलेगा, कैपेसिटर खराब हो गया तब भी पंखा धीमा चलने वाला है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है कि उच्च बलागुण के कार्यों में प्रयुक्त मोटर है। तो वैसे तो ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, इसी सीरीज मोटर हो जाएगा। ठीक, लेकिन नहीं, हमें ऑप्शन से चूज करना है। ठीक है, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग प्रिफर करने वाले हैं 24 में ऑप्शन नंबर ए कि जो यूनिवर्सल मोटर है इसका आरंभिक बलागुण क्या होता है, हाई होता है। तो उसी को प्रिफर करेंगे हम लोग हाई स्टार्टिंग टार्क के कार्यों में। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सिलाई मशीन में कौन सा मोटर प्रयोग होता है, तो इसका भी जवाब क्या होने वाला है, यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर काफी इंपॉर्टेंट है।
ठीक, यूनिवर्सल मोटर का यूज ही सिलाई मशीन में होता है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि यूनिवर्सल मोटर किसका विकसित रूप है? तो यूनिवर्सल मोटर एक डीसी सीरीज मोटर का ही विकसित रूप होता है। ठीक, फिर क्वेश्चन अगर पूछे कि डीसी शंट मोटर को एसी पर चला सकते हैं, तो नहीं, वो चलेगा नहीं। केवल सीरीज ही मोटर है जिसको एसी दोगे तब भी चलेगा, डीसी दोगे तब भी चलेगा, इसीलिए इसका नाम क्या है? यूनिवर्सल मोटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पे आते हैं। इसमें पूछा गया है रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त संधारित्र है, यानी किस संधारित्र, किस प्रकार के संधारित्र का हम प्रयोग करेंगे। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगा होता है रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, वहां पर भी हमको क्या चाहिए? ठीक, तो वहां पे भी कैपेसिटर लगाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होना चाहिए। फिर याद रखिएगा जो फ्रिज होती है यानी रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज में जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो नहीं लगी होती, फ्रिज में लगा होता है चुंबकीय रिले। ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फ्रिज में चुंबकीय रिले से ठीक बाइंडिंग को अलग करते हैं, यानी हम लोग जैसे इंडक्शन मोटरों में लगाते थे क्या? सेंट्रीफ्यूगल स्विच और केंद्रीय स्विच, वो अलग करती थी बाइंडिंग को। ऐसे जो फ्रिज होगी वो भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में ही आता है, लेकिन वहां पे क्या लगा होगा? मैग्नेटिक रिले, चुंबकीय रिले। यही चुंबकीय रिले बाइंडिंग को क्या करेगा? अलग करेगा। कौन सी बाइंडिंग को? ऑक्सिलरी बाइंडिंग को, यानी सहायक बाइंडिंग को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। वॉशिंग मशीन में प्रयुक्त मोटर, DFCCIL के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो वॉशिंग मशीन में हम लोग प्रिफर करते हैं रेजिस्टेंस स्प्लिट मोटर, रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज, यानी प्रतिरोध विभक्त कला इंडक्शन मोटर का प्रयोग वॉशिंग मशीन में किया जाता है। ठीक, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 28 नंबर पे। किस मोटर के घूमने की दिशा नहीं बदली जा सकती है? ठीक है, तो याद रखिएगा शेडेड पोल, जो शेडेड पोल मोटर है इसके घूमने की दिशा हम लोग नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा नॉन शेडेड से शेडेड भाग की ओर ही, नॉन शेडेड से शेडेड भाग की ओर ही चलता रहेगा। ठीक, तो इसमें बाइंडिंग भी क्या है? अपोजिट पे की जाती है ना। याद रखिएगा ऐसी चीजें, हम लोग जब कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे उसमें डीप में पढ़ेंगे ये चीजें। चलिए अभी तो ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा जल्दी करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए अगला आता है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें पूछा है स्थायी संधारित्र किस श्रेणी के मोटर हैं? ठीक, यानी वो इंडक्शन मोटर है कि यूनिवर्सल मोटर, सिंक्रोनस मोटर है। तो जो स्थायी संधारित्र होते हैं यानी परमानेंट कैपेसिटर होते हैं मोटर, वो एक प्रकार के इंडक्शन मोटर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। वैद्युत घड़ी में प्रयुक्त मोटर है प्रतिरोध विभक्त कला, शेडेड पोल, संधारित्र स्टार्ट कि नन ऑफ द अबव। अब देखिए इसमें काफी डाउट हो सकता है, कुछ लोग तो रट के पड़े हुए हैं क्या कि लगता है हिस्टेरेसिस मोटर। हाँ भाई ठीक है, लगता है हिस्टेरेसिस मोटर, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो दिया नहीं गया है तो लगा दी नन ऑफ द अबव। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन दे रहा है कौन सा? शेडेड पोल। शेडेड पोल जो मोटर है इसका प्रयोग भी विद्युत घड़ियों में किया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन अकॉर्डिंग हो जाएगा शेडेड पोल। अगर शेडेड पोल भी ऑप्शन में नहीं दिया होता तो हम लोग यहाँ पर नोटा को प्रेफर करते, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, लेकिन अगर शेडेड पोल है तो उसको प्रेफर करेंगे। सबसे पहले का यूज किया जाएगा हिस्टेरेसिस मोटर को। ठीक, चलिए याद रखिएगा। फिर यहां से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दिया जा रहा है, एक होता है रिलेक्टेंस मोटर। रिलेक्टेंस मोटर जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्याश मोटरें। ठीक, तो जितने भी संकेतक युक्तियां हैं, संकेतक युक्तियां सिग्नलिंग डिवाइस हैं, वहां पे हम लोग
रिलेक्टेंस मोटर को ही प्रिफर करते हैं, याद रखिएगा। ठीक, रिलेक्टेंस मोटर को प्रयोग किया जाता है कहाँ? सिग्नलिंग डिवाइस में, संकेतक युक्तियों में। ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है। ठीक, चलिए, तो ये था आपका सोल्यूशन। आप तो मैच करिए कितने क्वेश्चन आपके राइट हैं। ठीक, चलिए जल्दी ही नया पेपर लेकर मैं आपके सामने फिर से आज हाजिर हो जाऊंगा।